नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जो कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की से रिलेटेड नर्सिंग प्रोजेक्ट को लेकर है। हालांकि जितने भी यूपी में कॉलेजेस हैं जो सीट को बढ़ाना चाह रहे थे नर्सिंग में, जैसे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पैरामेडिकल कोर्सेज या कोई अन्य कोर्स जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा संचालित था, उनके लिए पोर्टल ओपन किया गया था, जिसकी जानकारी मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दी थी। अभी क्या है कि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिंक में आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को वहाँ जाके ले सकते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिंक जो है वो जहां आप लोगों ने आवेदन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उससे जस्ट राइट साइड में एक नए लिंक को इंसर्ट किया गया है, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू कुछ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है वहीं पे उसको अपडेट किया जा रहा है। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है कि बहुत जल्द ही जो प्रीवियस पूर्व में आवेदित कॉलेजेस थे उनका पैनल लगने वाला है। लास्ट डेट हालांकि 30 अप्रैल तक है, लेकिन आप लोगों को रिलेटेड जो भी इंस्पेक्शन है, जो फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन करा रहे हैं या फिर सेकंड अटेम्प्ट करा रहे हैं। हालांकि पूर्व में आवेदित फर्स्ट टाइम मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिन्होंने इंस्पेक्शन करने से मना कर दिया था, तो उनका एक भी इंस्पेक्शन कंसिडर नहीं किया गया था। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग थे जो कि ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शन कमेटी के आने के बाद मना कर गए थे, तो ऐसे लोगों का एक इंस्पेक्शन माना गया था। तो ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने इंस्पेक्शन कंडक्ट होने से पहले विभाग को सूचना दे दी थी कि हमें अभी इस साल विजिट नहीं चाहिए, उनका भी इंस्पेक्शन होने वाला है। और ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने एक बार अपना इंस्पेक्शन करा ली है उनका द्वितीय निरीक्षण होगा, और ऐसे ही कुछ लोगों का हो सकता है तृतीय निरीक्षण हो। तो इस तरीके से जितने भी कॉलेजेस हैं उनका पैनल आने वाला है। सेकंड चांस में आप लोगों को तैयारी करके रखनी है। इस बार फिर से क्यूसीआई की तरफ से टीम बनाई जाएगी, और ये क्यूसीआई की टीम तब तक बनती रहेगी जब तक आप क्यूसीआई के इंस्पेक्शन को पास नहीं कर लेते हैं। जैसे ही आप क्यूसीआई से रिपोर्ट पॉजिटिव लग गई है, देन स्टेट एनओसी आपकी कंफर्म हो जाती है, तो उसके बाद स्टेट मेडिकल फैकल्टी या विभाग के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा भी एक टीम को गठित किया जाता है, जो कि आफ्टर स्टेट एनओसी के भी एक इंस्पेक्शन होता है। बहुत सारे लोगों का ये सोच होगा, ये थिंकिंग होगा कि एक बार अगर हम क्यूसीआई से पास हो गए तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो जो भी हमारी प्रक्रिया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होगी। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिनको स्टेट से एनओसी मिल जाएगा उनको एक बार फिर से इंस्पेक्ट किया जाएगा, उन कॉलेजेस को फिर से राज्य की गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा। फिलहाल जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो क्यूसीआई की गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है। 3 मौके दिए जाते हैं किसी भी कॉलेज को जिन्होंने फीस कटवाई है या रिन्यूअल के प्रोसीजर को किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में रिन्यूअल के प्रोसीजर को इस बार फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है, इससे पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। तो जिन लोगों ने रिन्यूअल का फॉर्म नहीं भरा है उनका इंस्पेक्शन नहीं होगा। ये इंस्पेक्शन सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का होगा जिन्होंने रिन्यूअल का फॉर्म भरा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो जिसमें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि क्यूसीआई के इंस्पेक्शन के बाद अगर आपको राज्य की एनओसी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव लगती है और किसी भी तरीके से आपको राज्य की एनओसी मिल जाती है, तो उस कंडीशन में ये आपको नहीं सोचना है कि हमारी मान्यता हो गई, क्योंकि उसके बाद एक और इंस्पेक्शन कराया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी या आप हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, मतलब मिले जुले टीम्स के मेंबर होते हैं, जो कि आपके रिलेटेड एरिया के कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर प्रोफेसर या जो भी प्रोफाइल आवेदन देती है कि भाई हमें एज ए इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करना है, तो ऐसे लोगों को चयन करके भेजा जाता है आपके कॉलेज पे। तो अभी जो बेसिक चीज़ है जिसके लिए मैं वीडियो बनाया मैंने, वो ये था कि किन किन तैयारियों को आपको करके रखना है। हालांकि जिन लोगों का सेकंड इंस्पेक्शन है उनको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी है। ग्राउंड लेवल पे आपकी पूरी चीज़ें ऐसी दिखनी चाहिए कि हाँ, आप सेकंड टाइम के इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम में इंस्पेक्शन में हो सकता है कि कुछ कमियां हो, और यही कारण है कि बहुत कम रेयरली केसेस में कोई भी कॉलेज जो नर्सिंग कॉलेज के लिए आवेदन करता है वो फर्स्ट इंस्पेक्शन में सेलेक्ट होता है। ये रेशियो बिल्कुल 5% है, और जो भी सेलेक्ट होते हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन या
कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि बहुत बड़े मानक से ऑलरेडी वो 10 टाइम मोर्स होती है। लाइक यूनिवर्सिटी हो गई, उनके पास 100 बेड की रिक्वायरमेंट है तो उनके पास ऑलरेडी 250 बेड चल रहा है। देन उसके बाद पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कॉलेजेस होते हैं जो कि एक बार में सेलेक्ट होते हैं। बाकी बहुत 5% ही रेशो है एक बार में सिलेक्शन हो जाने का, जिसमें बीएससी नर्सिंग को तो हम 99% ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर इंस्पेक्शन में नहीं होगी मान्यता। सेकंड ईयर में ये जो रेशो है वो 70 से 80% के बीच हो जाता है सक्सेस होने का। दैन उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में ये जो सक्सेस रेशो है वो और मतलब बढ़ जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में रेशो फेल होने का जो होता है वो 99% है कि आप फेल होंगे बीएससी नर्सिंग के लिए। सेकेंड ईयर में 70 to 80% कि आप फेल होंगे। थर्ड ईयर में हो सकता है कि आप पास हो जाए। तो इस तरीके से बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये बात कही है, मैंने जीएनएम पैरामेडिकल के लिए नहीं कहा है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं तो ठीक है, आपके पास बेसिक तैयारी नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीन बिल्डिंग लैंड ही ना हो। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे कॉलेजेस को ये सजेशन दूंगी कि आप कोशिश ये करें कि इंस्पेक्शन आपका कंडक्ट ही ना हो। आपने जो फीस कटवाई है वो वैलिड रहेगा 5 साल के लिए, 3 इंस्पेक्शंस के लिए वो वैलिड रहेगा। और जब तक आप इंस्पेक्शन अपना नहीं कराते हैं, ग्राउंड पे टीम नहीं आती है, तब तक वो आपका इंस्पेक्शन राउंड नहीं माना जाएगा। तो लाइक अगर आपने 3 साल भी आपकी फाइल रुकी हुई है लेकिन आपने ग्राउंड लेवल पे आपके कैंपस पे कमेटी नहीं आई है तो वो आपका एक भी विजिट नहीं कंसीडर होगा। तो ऐसे 3 मौके आपको दिए जाते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि सेकंड टाइम जिनका इंस्पेक्शन हो रहा है उनको क्या करना होगा। आप अपनी तैयारी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखने की कोशिश कीजिए। जो भी मानक कहा गया है, बुक्स, लैब, जर्नल, ये सारी चीज़ों को आप मेंटेन करिए। स्टाफ का प्रेशर नहीं है, स्टाफ अभी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक जो मेन एचओडी या फिर प्रिंसिपल जो चीज़ों को समझा पाए, बता पाए, ऐसे स्टाफ आपके पास होने चाहिए। सेकंड, आपको अपने हॉस्पिटल पे बहुत फोकस करना है। कोशिश ये करना है कि आपके हॉस्पिटल पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा रहे। ये एक दिन का काम नहीं होता है आपके पास, क्योंकि आजकल हर एक हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी रखा होता है। अगर आप ये चाहें कि मैं फेक डाटा बना के मेंटेन कर दूंगा तो ऐसा नहीं होता है। रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में जो चीज़ें होती थी, लाइक एमबीबीएस कॉलेज के अप्रूवल के टाइम में जो डाटाबेस चेक किया जाता था सीसीटीवी से आपके रजिस्टर की एंट्री, वो धीरे धीरे सारे प्रोसीजर इसमें होते जा रहे हैं। तो आपके फेक वर्क करने का जो रेशो है उससे आपको बचना चाहिए। आप जो है वो रियल रहने की कोशिश करें। सबसे बड़ी चीज़ कि उस दिन कोई भी किसी भी तरीके का फेक कैंपेनिंग वगैरह उस दिन ना चलाएं। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना करें जिससे ये लगे कि जो आपके पेशेंट आ रहे हैं वो फेक है। तो क्योंकि जो इंस्पेक्टर आते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। वो एक किसी भी मरीज से ये पूछ सकते हैं कि आप किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, कौन सा डॉक्टर आपको डील कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी फेक पेशेंट होगा तो वो चीज़ों को नहीं बता पाएगा। कभी भी कहीं भी किसी भी स्टाफ से क्यूसीआई के मेंबर्स कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आपकी जो चीज़ें हो ओरिजिनल हो। लैब से लेके सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। आपके जो भी टीचिंग्स ब्लॉक हैं, जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो। ये ना हो कि आपका सेकंड टाइम विजिट हो रहा है और आपकी तैयारी ज़ीरो है। तो अच्छे से तैयारी कर लें। 30 अप्रैल के बीच, मतलब 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले सारे यूपी में इंस्पेक्शन को कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से ही तैयारी करें जबकि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हो। तो अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं चल रहा है तो आप परेशान ना हो। एक अटैम्प्ट, जब नेक्स्ट अटैम्प्ट आएगा तो उस अटैम्प्ट में के लिए आपको समय मिलेगा 6 से 7 महीने का। इन बिटवीन आप प्रयास करें कि आपका हॉस्पिटल अच्छा रन कर जाए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट सलाह जो दूंगी कॉलेजेस को कि अगर आपको लगता है कि आपका हॉस्पिटल अच्छा नहीं चल रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो कभी भी फेक एमओयू वगैरह बना के काम करने की कोशिश ना करें। अच्छा हॉस्पिटल हो, रनिंग हॉस्पिटल हो, सारी फैसिलिटी हो, तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए या जीएनएम के लिए आवेदन करें। अदरवाइज आवेदन ना करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे पास क्वारी आती है, क्या मैडम जो हॉस्पिटल है उसकी डिस्टेंस को लेके, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अगर आपने अप्लाई किया है तो 15 से 30 किलोमीटर के इन बिटवीन की डिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अगर आपने पैरामेडिकल अप्लाई किया है तो उस कंडीशन में फर्स्ट
जो प्रेफरेंस है वो ये है कि आपका जो हॉस्पिटल है वो उसी कैंपस में हो, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत से क्लासरूम्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लैब्स ऑलरेडी हॉस्पिटल में ही अटैच होते हैं, तो पीछे बस आपको रूम्स बनाना होता है जो पैरामेडिकल में कंसिडर हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी ये है कि हॉस्पिटल से अटैच ही सारी फैसिलिटी हो, टीचिंग ब्लॉक वगैरह हो, सेम कैंपस में हो। सेकंड, अगर किसी कंडीशन में नहीं है तो 5 किलोमीटर तक की रेडियस में आपका चलाया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा हॉस्पिटल चल रहा है, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि हमें टीचिंग ब्लॉक खोलना है, तो उस कंडीशन में हो सकता है जहाँ हमारा हॉस्पिटल चल रहा हो वहाँ ज़मीन ही ना बची हो तो आगे टीचिंग ब्लॉक बनाने के लिए, बट हमारा इंटरेस्ट है, हमारी कमेटी का मन है, हमारी ट्रस्ट सोसाइटी का मन है कि हम पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस को खोलें, तो उस कंडीशन में आपको डिस्टेंस का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यही चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रही थी। बस आपको तैयारी सेकंड इंस्पेक्शन में बहुत अच्छे से करनी है। आपके सारे रूम्स, अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग अप्लाई किया है तो हॉस्टल वगैरह A to Z सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिटेल कंसल्टेंसी वगैरह अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी प्रोफेशनल टीम आपके साथ बिल्कुल हेल्प करेगी और आपको गाइड करेगी किस तरीके से चीज़ों को करनी है, और जिस प्रोजेक्ट के लिए जो चार्ज है वो चार्ज आपसे लिया जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको वो वर्क परफॉर्म करके दिया जाएगा। तो ओवरऑल यही है, अगर किसी भी फार्मेसी कॉलेजेस के लिए या नर्सिंग कॉलेजेस के लिए आप लैब मटेरियल वगैरह परचेज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कंप्लाइंस ना जनरेट हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं साइंटिफिक आइटम्स के। तो उस कंडीशन में हम आपकी प्रॉपर बेस्ट रेट में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पार्ट है जो आप पूछना चाह रहे थे बट वो रह गया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं जनरली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। बस कॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है मैं रिसीव ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है, मेरे अपने पर्सनल काम है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अगर फिर भी किसी कंडीशन में अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं 100% रिप्लाई दूंगी, क्योंकि व्हाट्सअप हमारी टीम के द्वारा चेक किया जाता रहता है। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।